हेलो गाइज, आप लोग के लिए लेकर आया हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कल आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये देखिए, आज अर्थशास्त्र से क्वेश्चन आ गया है। अंग्रेजों ने इसको सिर्फ आप सुनिए एक बार, ठीक है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको देखिए और सुनिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। है अंग्रेजी शासन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था, जिसके कारण भारत 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन के उपनिवेश था। अंग्रेजी शासन नीति फूट डालो और शासन करो था। क्या था? फूट डालो और शासन करो था, ठीक है। फूट डालो और शासन करो यहाँ पर है, अंडरलाइन कर दिए उसको। उसके बाद है, हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है, उन सभी क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। 1600 ईस्वी से पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। 1600 ईस्वी से पूर्व भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है। अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों को मिलाकर तैयार किया गया है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा गया है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र कहा गया है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, प्राथमिक अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना जो 3 प्रकार की हुई है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे? तो इसमें देखिए, कृषि, पशुपालन, वानिकी, मछली पालन, ये सभी आ जाएंगे प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत, ठीक है। आज दूसरे क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाएंगे आपको, द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत उद्योग, विनिर्माण, गैस एवं बिजली, ये सब जो है द्वितीय क्षेत्र में आ जाएंगे, ठीक है। और इसका तृतीय क्षेत्र में आ जाइए, तो तृतीय क्षेत्र में हो जाएंगे बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार, सभी प्रकार की सेवाएं जो है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, विश्व के अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। विश्व के अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? तो पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादकों के सभी साधनों पर एक निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करता है। जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है पूंजीवादी देश है। क्या है? पूंजीवादी है। उसके बाद आ जाइए समाजवादी अर्थव्यवस्था पर, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था अगर 2 नंबर के अगर पूछा जाए तो आप इससे भी जवाब दे सकते हैं, ठीक है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके उत्पादन के सभी साधनों पर एवं उसे चलाने का अधिकार देश के सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। जैसे चीन, क्यूबा आदि, ये सब जो है तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है इस देश में, ठीक है। चीन में, क्यूबा में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। उसके बाद आ जाइए, भारत में जो चल रहा है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसका उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार एवं निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार होता है। यह पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है, जैसे भारत, ठीक है। उसका आ जाइए योजना आयोग, ठीक है। भारत में योजना का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। 15 मार्च 1950 को किया गया था, जिसका प्रथम अध्यक्ष देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। इसमें 8 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 8 सदस्य होते हैं। आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है राष्ट्र की प्राथमिकताओं का अनुसार देश के संसाधनों को विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं का प्रयोग करना, ठीक है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 तक है, ठीक है। और 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 तक, ठीक है। और 13वीं योजना काल जो है 2017 से 22 तक है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन 6 अगस्त, याद रखिए 6 अगस्त इंपोर्टेंट है, ठीक है। 6 अगस्त 1952 को, ठीक है। 6 अगस्त 1952 को किया गया था, जिसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत वस्तु का लेन देन होता है, ठीक है।
वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है, तो वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है, ठीक है ना। उसके बाद है मौद्रिक प्रणाली के अंतर्गत मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय या आदान प्रदान होता है। बैंकिंग प्रणाली बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय का क्रिया का संपादन किया जाता है। कोर बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत एक संकेत से एक व्यक्ति के खाते से दूर अवस्थित दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसा का ट्रांसफर किया जाता है। अपनी तो जैसे तैसे कट जाएंगे, आपका क्या होगा जनाबे। अब यहाँ पर बात करते हैं एटीएम का, ठीक है। एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसका पूरा नाम हो जाता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। से बैंक द्वारा जारी किया गया एक प्लास्टिक कार्ड पर अंकित सूक्ष्म अंक के आधार पर कहीं भी किसी भी समय निर्धारित बैंक केंद्र से पैसा निकालने की सुविधा मिलती है, ठीक है। एटीएम कार्ड अगर पूछा जाए 2 नंबर के तो ये आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद डेबिट कार्ड आता है, तो डेबिट कार्ड भी एक प्रकार की प्लास्टिक का कार्ड होता है जो बैंक के द्वारा दिया जाता है, जिसके माध्यम से बैंक में जमा धन राशि का उपयोग करते हैं। उसके बाद डेबिट कार्ड के बाद आ जाइए क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड भी एक बैंक के द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक कार्ड होता है, जिसको आधार पर हम अपनी बैंक में जमा धनराशि का वस्तु का खरीद बिक्री में करते हैं। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को विकसित देश कहा जाता है, और जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होता है उसे अविकसित देश कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, और जो भागफल आता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, ठीक है। या ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, तो एक बार में ही जवाब दीजिएगा। राष्ट्रीय आय को भारत मतलब किसी भी देश के राष्ट्रीय आय को जितना आता है उसमें कुल जनसंख्या से उसमें अगर भाग दिया जाए और जो भागफल आता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, ठीक है। इसका एक फार्मूला भी आ गया, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा में कुल जनसंख्या, ठीक है। उसके बाद आ जाइए विश्व बैंक के विकास रिपोर्ट के अनुसार जिस देश की 2004 में प्रति व्यक्ति 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे अधिक होता है उस देश को समृद्ध यानी विकसित देश कहा गया है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि, ठीक है। और उसके बाद विश्व बैंक के WDR 2006 के अनुसार जिस देश के प्रति व्यक्ति आय 2004 में 37,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे कम होती है तो उस देश को अविकसित देश कहा जाता है, ठीक है। जैसे भारत एक विकासशील देश है, क्या है, विकासशील देश है, क्योंकि भारत की आय 2004 में 28,000 रुपये प्रति वर्ष थी, ठीक है। उसका मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को सर्वप्रथम प्रस्तावित महबूब उल हक ने किए थे, इसको याद रखें, महबूब उल हक, ठीक है। मानव विकास सूचकांक को किसने प्रस्तावित किए थे, तो महबूब उल हक ने किए थे, ठीक है। उसके बाद मानव विकास सूचकांक का 3 प्रमुख सूचक है, पहला जीवन आशा, दूसरा शिक्षा प्राप्ति और तीसरा जीवन स्तर सूचकांक है, ठीक है। तो मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को सर्वप्रथम अटल बिहारी वाजपेयी ने 23 अप्रैल 2002 में दिल्ली में लागू किए थे, ठीक है। उसके बाद पहला राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 1981 में, उसके बाद 1991 में, और उसके बाद उसका 2001 के लिए राज्य तथा संघ राज्य के HDI मूल्यों के अनुमानों में बिहार मध्य प्रदेश MA से मध्य प्रदेश और M से मध्य प्रदेश, A से आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश यहाँ छूट गया, A से आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसका R से राजस्थान और U से उड़ीसा का दर सबसे कम था, जिसके कारण इन पांचों को बीमारू राज्य कहा गया है। BIMARU बीमारू, ठीक है। BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, A से आंध्र प्रदेश, U से उड़ीसा और R से राजस्थान को बीमारू राज्य कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से कौन बीमारू राज्य है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है, ठीक है। तो कर्नाटक ज़्यादा ऑप्शन में रहता है इनमें से,
कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, मारिएगा कर्नाटक, सही हो जाएगा। उसके बाद है वे सभी तत्व जो देश के आर्थिक विकास के आधार से है उसे देश का आधारिक ढांचा कहा जाता है, जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज इत्यादि। ठीक है, भारत में पुलिस की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है, और रोटी CO2 के कारण फूलती है, रोटी CO2 के कारण फूलती है। अब हम आ गए हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में है भारत में कुल 228 राष्ट्रीय जल मार्ग है, राजमार्ग है। ठीक है, जिनकी कुल लंबाई 66,590 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद है देश में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है। क्या है? NH7 है। उसके बाद आ जाइए, देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, जो वाराणसी, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु एवं मदुरई होते हुए कन्याकुमारी तक जाती है। कन्याकुमारी तक जाती है, जिसकी कुल लंबाई 2369 किलोमीटर है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज आ गया है। अब क्या आ गया है? स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग केंद्र सरकार द्वारा भारत के 4 प्रमुख महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाली 6 लेन वाली सड़क मार्ग है, जिसकी लंबाई लगभग 5846 किलोमीटर है। कितना? 5846 किलोमीटर लंबी सड़क मार्ग है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए पूरब पश्चिम गलियारा। ठीक है, पूरब में सिलचर तथा पश्चिम में पोरबंदर को जोड़ने वाली सड़क मार्ग है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा पूरब पश्चिम गलियारा, पूरब में सिलचर को और पश्चिम में पोरबंदर को जोड़ने वाली सड़क मार्ग है। ठीक है, 6 लेन वाली मतलब ये गलियारा है, कॉरिडोर है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा में याद रखिए, उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी, दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ने वाली सड़क है। ठीक है, कॉरिडोर है, जिसकी लंबाई 4016 किलोमीटर है। ठीक है, ये जो है उत्तर में श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर, उसके बाद दक्षिण में कन्याकुमारी। कौन सा कुमारी? कन्याकुमारी है। ठीक है, कन्याकुमारी। उसके बाद आ जाइए, हो गया कॉरिडोर। उसके बाद आ जाइए भारतीय रेल मार्ग की कुल लंबाई 63,327 किलोमीटर है। ये NCERT के अनुसार है। ठीक है, 2006-2007 के अनुसार। ठीक ना। उसके बाद आ जाइए, आप लोग को भारतीय रेलवे जोनों को 16 क्षेत्रों में बांटा गया है, 16 जोनों में बांटा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन अभी फिलहाल में 18 है, फिलहाल में अभी वर्तमान में 18 है, लेकिन आप लोग को कितना मारना है? 16 ही मारना है। ठीक है, 16 ही बनाना है। ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए, सबसे बहुत VVI क्वेश्चन है अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र उत्तर रेलवे क्षेत्र है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, भारत का सबसे छोटा रेल क्षेत्र उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे है, जिसकी मुख्यालय मालीगांव, गुवाहाटी है। कहाँ है? गुवाहाटी में। ठीक है, मालीगांव, गुवाहाटी प्रसिद्ध नाम है ये। मालीगांव बहुत प्रसिद्ध है, इसको याद रखिएगा। मालीगांव गुवाहाटी में है। कहाँ है? गुवाहाटी, असम में। ठीक ना। उसके बाद आ जाइए, 4 प्रमुख साधन, संचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? डाक सेवा, टेलीग्राम, फैक्स, टेलीफोन, रेडियो, इंटरनेट इत्यादि, ये सभी जो है संचार सेवा है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल के मध्य 760 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना के तहत कोंकण तट रेल परियोजना तक चलाई जा रही है। तहत चलाई जा रही है। ठीक है, भारत में मेट्रो रेल सेवा कलकत्ता और दिल्ली के बीच में ही दी जा रही है। भूमिगत रेल सेवा है, जो भूमिगत रेल सेवा है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद आ जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश में वायु परिवहन का आरंभ 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच 10 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान से हुआ था। ठीक है, पूछा जाएगा भारत में सर्वप्रथम वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1911 में। कहाँ से कहाँ तक उड़ा था?
तो इलाहाबाद से नैनी तक उड़ा था। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, भारत में 5 आंतरिक जलमार्ग का राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। ठीक है, पहला है राष्ट्रीय जलीय मार्ग 1, जो यह इलाहाबाद से हल्दिया के बीच यानी कलकत्ता तक जाती है, 1620 किलोमीटर में है। ठीक है, दूसरा है जल मार्ग संख्या 2, यह सदिया से धुबरी तक जाती है, 891 किलोमीटर लंबाई में है, ब्रह्मपुत्र नदी में विकसित है यह ज़्यादा। ठीक है, उसका तीसरा है जल मार्ग संख्या 3, यह कोलम से कट्टापुरम के बीच 205 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, उसका चौथा आ जाइए, गोदावरी कृष्णा नदी के सहारे 295 किलोमीटर तक फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पुदुचेरी तक। ठीक है, उसके बाद भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लीजिए कलकत्ता में 2 है, उसके बाद कलकत्ता में 2 है, कौन कौन, तो कलकत्ता में पश्चिम बंगाल में 2 है, हल्दिया और कलकत्ता। ठीक है, हुगली नदी पर। ठीक है, उसके बाद नीचे उतरिएगा तो आपको हो जाएगा उड़ीसा में पारादीप है, और उसके बाद नीचे उतरिएगा तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, और उसके नीचे उतरिएगा तो आपको तमिलनाडु में 2 और बंदरगाह मिल जाएंगे, तूतीकोरिन और चेन्नई। ठीक है, उसके बाद आ जाइए तमिलनाडु से सटे हुए है केरल का कोच्चि में है, ठीक है, उसके बाद ऊपर थोड़ा सा आइएगा कर्नाटक में न्यू मैंगलोर है, और उसके थोड़ा सा ऊपर जाइएगा तो गोवा है, गोवा का कहाँ है, तो मोर्मो गोवा। ठीक है, और उसका ऊपर जाइएगा तो महाराष्ट्र में 2 गो है। ठीक है, महाराष्ट्र में भी 2 गो है। ठीक है, तो कौन कौन है, नाना सेवा और हो जाएगा आपको मुंबई, 2 हो गया। उसके बाद गुजरात में कांडला है, 12 प्रमुख बड़े बंदरगाह है। ठीक है ना, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर अगला है सूर्य। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। हैसूर विधि का विकास ऑस्ट्रिया के एक सैन्य अधिकारी लेहमान ने किया था। किसने किया था, लेहमान ने किया था। ठीक है, हैसूर विधि का विकास किसने किया था, तो ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी कहाँ है, वियना है। ठीक है, उसके वहाँ का सैन्य अधिकारी लेहमान ने किया था। उसके बाद आज उच्चावच निरूपण के लिए हैसूर विधि के अंतर्गत मानचित्र में छोटी छोटी एवं खंडित रेखाएं खींची जाती है। क्यों खींची जाती है, तो उच्चावच के निरूपण के लिए छोटी छोटी महीन एवं खंडित रेखाएं खींची जाती है। उसके बाद आज भी आकार की घाटी का निर्माण नदी द्वारा होता है। ठीक है, उसके युवावस्था में ही किया जाता है। उसके बाद पर्वतीय छायाकरण ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बढ़िया से देखते रहिए, सभी एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन, है एनसीईआरटी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, एक एक करके हम आपको बताते चल रहे हैं, इसको नोट करते चलिए। पर्वतीय छायाकरण विधि को भू आकृति पर उत्तर पश्चिम, देखिए उत्तर ऊपर और पश्चिम, देखिए पश्चिम जो है बायां साइड की तरफ होता है, तो उत्तर पश्चिम दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। ठीक है, उत्तर पश्चिम याद रखिएगा। उसके बाद बिहार का सबसे भयंकर बाढ़ 2008 में आया था। उसके बाद है जी बिहार का शोक, कोसी नदी को कहा जाता है। भारत के विनाशकारी चक्रवात 29 अक्टूबर 1999 को आया था। ठीक है, भारत के सबसे विनाशकारी भूकंप 1934 में आया था। भारत के प्रमुख सुखाड़ वर्ष 1966 में आया था। भारत के प्रमुख सुनामी 26 दिसंबर 2004 को आया था। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, आ गया है। ठीक है, उसके बाद आज प्राकृतिक आपदा कौन कौन है, प्राकृतिक आपदा सुनामी, बाढ़, भूकंप आदि है। ठीक है, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, ये सभी मानव जनित आपदा है। ठीक है, सुनामी के प्रमुख कारण समुद्र में भूकंप का आना होता है। भूकंप रोधी भवनों के निर्माण आयताकार या वर्गाकार करवाना चाहिए। ठीक है, बिहार में कोसी नदी, पश्चिम बंगाल में दामोदर, तीस्ता, असम में ब्रह्मपुत्र, उड़ीसा में महानदी, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी एवं गुजरात में नर्मदा नदी है। ठीक है, उसका प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी तारापुर महाराष्ट्र में है। उसके बाद आ जाइए
एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक सरकारी संगठन है, एक गैर सरकारी संगठन है। बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक नामक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, ठीक है। खनिज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन धात्विक और अधात्विक में क्या अंतर है, तो आप लोग उसका जवाब 2 नंबर या 5 नंबर वाला में भी दे सकते हैं इससे, ठीक है। ओके, अब चलते हैं, इसका कैसे दीजिएगा तो आप लिख लीजिए, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में निम्नलिखित अंतर है। पहला, धात्विक खनिज किसे कहते हैं, तो देखिए धात्विक खनिज में को गलाने पर धातु की प्राप्ति की जाती है। अधातु प्राय कठोर एवं चमकीले होते हैं। धात्विक खनिज प्राय आग्नेय चट्टान से मिलते हैं, ठीक है। इन्हें पीट पीट कर तार बनाया जा सकता है, पतला पतला तार बनाया जा सकता है। धात्विक खनिज क्षणभंगुर नहीं होता है, ठीक है। ये तो हो गया धात्विक खनिज का गुण। उसका चलाइया अधात्विक खनिज में, अधात्विक खनिज को गलाने पर कोई धातु की प्राप्ति नहीं होती है, इसमें चमक नहीं पाई जाती है। यह खनिज प्राय परतदार चट्टान में मिलते हैं। इन्हें पीट पीट कर तार नहीं बनाया जा सकता, यह क्षणभंगुर होता है। हो गया क्लियर, ठीक है। उसके बाद ये बिहार झारखंड में देश का 80% अभ्रक का उत्पादन होता है, ठीक है। उसके बाद है भारत में लगभग 100 प्रकार के, ये इंपॉर्टेंट है, 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 100 प्रकार के। देश में तांबे का कुल भंडारण 125 करोड़ टन है, 125 करोड़ टन है। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कर्नाटक है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं। कार्बन की मात्रा के आधार पर इन्हें 4 प्रकार में बांटा गया है, ठीक है। पहला है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिन, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट है, ठीक है। सबसे उच्चतम कोटि के कोयला है एंथ्रासाइट, सबसे निम्न कोटि के कोयला हो गया आपको पीट, ठीक है। इसको याद रखिएगा। उसके बाद अपना बिहार के बारे में कुछ जनरल नॉलेज ले लेते हैं, ठीक है। बिहार के बारे में चलिए शुरू करते हैं। बिहार के बारे में यहाँ है, बिहार एक ऐसा राज्य है, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, महावीर को शांति का संदेश दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, शेरशाह सूरी, गुरु गोविंद सिंह, वीर कुंवर सिंह, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था इसी बिहार में, ठीक है। महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन का शुरुआत भी किए थे यहीं से, बिहार से ही, बिहार के चंपारण से। लोक गीतकार भिखारी ठाकुर का जन्म भी बिहार में ही हुआ था, ठीक है। तथा बिहार के लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिए थे, जो बिहार के ही थे, ठीक है। ये बिहार का मतलब एक नजरिया है। उसके बाद आ जाइए बिहार। बिहार आर्थिक दृष्टि से बिहार के पिछड़ेपन का कारण निम्नलिखित है, ठीक है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, दूसरा है आधारित संरचना का अभाव, उसका कृषि पर निर्भरता, बाढ़ तथा सूखे की क्षति अधिक मात्रा में होती है, गरीबी, औद्योगिक पिछड़ापन, खराब विधि व्यवस्था और कुशल प्रशासन का अभाव, इसके कारण जो बिहार पिछड़ते चला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ठीक है। उसके बाद बिहार का पिछड़ेपन को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किया जा सकता है, ठीक है। पहला तो जनसंख्या जो बढ़ रहा था उसको कंट्रोल करके, कृषि में तेजी से विकास करके, जो तेजी से मतलब विकास जो हो रहा है वो तेजी से करना चाहिए। बाढ़ जो आ रहा है उस पर नियंत्रण करके, उसका आधारित संरचना का विकास अधिक मात्रा में करके, उद्योग लगाकर, गरीबी को दूर करके, शांति व्यवस्था को स्थापना करके, स्वच्छ ईमानदारी प्रशासन द्वारा और केंद्र सरकार से अधिक मात्रा में संसाधनों का ट्रांसफर कराकर, ठीक है। ये सब जो है, इसके कारण जो है बिहार जो है विकास करेगा, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर पूर्व राज्य में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो हटा दीजिए, यह जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, ठीक है। उसके साथ बहुमूल्य खनिज औद्योगिक कारखाना झारखंड में चला गया है और बिहार में केवल उर्वरक भूमि तथा कुछ उद्योग रह गए, जिसके कारण आर्थिक दृष्टि से बिहार को पिछड़ा राज्य भी कहा जाता है, ठीक है। बीपीएल और एपीएल का पूरा नाम जान लीजिए। बीपीएल का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, या जिसका हिंदी होता है गरीबी रेखा के नीचे, ठीक है। उसके बाद एपीएल एभव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर, ठीक है। उसके बाद नरेगा का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल रूरल
एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, ये जो है नरेगा का पूरा नाम है, ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। उसका आ जाइए, गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड पर आधारित होती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन, देखिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आवाज़ सुनिए, आवाज़ से आपको पहचान में आ जाएगा। यह गरीबी रेखा प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। इससे नीचे जाने पर गरीबी रेखा से नीचे कहा जाता है, जिसको एपीएल कहा जाता है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, एपीएल। तथा 2400 कैलोरी से अधिक मिलने पर एपीएल शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी मिलती है, तथा इससे अधिक मिलती है तो उसे एपीएल तथा नीचे ऊपर किया जा सकता है, ठीक है। बीपीएल पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद चलते हैं हम अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 1885 में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी जिसको शॉर्टकट में भाजपा कहते हैं, क्या कहते हैं, भाजपा कहते हैं। 1980 में भारतीय जनसंख्या के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया था, ठीक है। उसका जिसका प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआई, ठीक है, का 1964 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रमुख नेता ज्योति बसु थे। सोमनाथ चटर्जी, ए.के. गोपालन तथा बी राममूर्ति हैं, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी बसपा, जिसकी स्थापना 1954 में काशीराम ने किया था। कौन किया था, काशीराम ने किया था। यह पार्टी उत्तर प्रदेश की है। कहाँ के, उत्तर प्रदेश की है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बीपीआई की स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ था, जो एक पत्र के कारण दिखाई नहीं दे रहा इसमें, ठीक है। उसका चलाइए, नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसको याद रखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। दल बदल कानून सांसद विधायकों पर लागू नहीं होता है, ठीक है। दल बदल कानून जो है सांसदों और विधायकों पर लागू नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी एक राष्ट्रीय दल नहीं है। इसका प्रमुख नेता रामविलास पासवान थे, जो हाल ही फिलहाल में गुजर गए हैं। क्या हुए हैं, गुजर गए हैं, ठीक है। अब हम आप लोग को आगे ले चलते हैं। उसके बाद है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। रामविलास यानी लोजपा का चुनाव चिन्ह क्या है, तो बंगला छाप है, ठीक है, बंगला छाप। राष्ट्रीय जनता दल राजद 1997 में गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व लालू प्रसाद यादव ने किए थे, ठीक है। जदयू जनता दल यूनाइटेड का गठन 1999 में हुआ था। जनता दल से अलग होकर शरद पवार के नेतृत्व में यह पार्टी बनाया गया था, ठीक है। मुलायम सिंह के नेतृत्व में सन 1992 में समाजवादी पार्टी की गठन किया गया था, ठीक है। उसके बाद अजय, इसका प्रमुख जनाधार उत्तर प्रदेश में है। कहाँ, उत्तर प्रदेश में है। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना बहुदलीय व्यवस्था में रहती है। यह व्यवस्था पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत पर लागू है। यह ब्रिटेन में नहीं है, ठीक है। ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैंड में राष्ट्राध्यक्ष रबर स्टंप की तरह होते हैं, लेकिन भारत में नहीं, ठीक है। नेपाल में बिल्कुल संभव नहीं होता है, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है। इसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और विधायिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है।
दोस्तों तो मेरा यही वीडियो हम अपना समाप्त करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक हमारे वीडियो को देखते रहिए। देखिए फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट दोनों क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, ठीक है।